हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ रामानंद कुलदीप, सह आचार्य दर्शन शास्त्र विषय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। रोज अब तक हम ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से मिलते रहे हैं। विश्वास पूरा है मुझे कि आप लोग ज़रूर हमारा वीडियोस देखते होंगे। बड़ी विचित्र घटनाएं हैं कि जिन बच्चों के लिए हम ये वीडियो अपलोड करते हैं, आप यदि उनको नहीं देखते तो फिर ये हमारा नहीं, ये आपका नुकसान है। हम अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वो सब कुछ घर बैठे ही मिले जो महाविद्यालय में क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। ये आपकी हमारी सरकार की सबकी बाध्यताएं हैं कोरोना के कारण। चलिए, बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सांख्य योग दर्शन में एक और टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सांख्य में द्वैतवाद। तो पूर्व के जो टॉपिक्स आपने पढ़े, जिसमें हम प्रकृति के स्वरूप और अस्तित्व के पक्ष में तर्क पर बात कर चुके हैं, पुरुष का स्वरूप और अस्तित्व के पक्ष में तर्क और बात कर चुके हैं। तो ये जो दो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, ये सांख्य में दो मूल तत्व हैं। इनका स्वरूप विस्तार से हमने पिछले दो तीन वीडियोस में देखा है। इस द्वैतवाद की समस्या को समझने के लिए उन वीडियोस को देखना भी जरूरी होगा। दार्शनिक में समस्याओं में द्वैतवाद एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब कोई दार्शनिक तत्वमीमांसीय दृष्टि से मूल तत्व दो मान लेता है, एक प्रकृति, उनका नाम भले कुछ भी हो, प्रकृति या पुरुष, तो दो मूल तत्वों की स्वतंत्र सत्ता मानने पर एक सहज प्रश्न उपस्थित होता है। और वो प्रश्न ये है कि उनमें आपस में संबंध किस प्रकार का है। सांख्य में हमने देखा कि जो दो मूल तत्व हैं, उन दो मूल तत्वों से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और इस उत्पत्ति की प्रक्रिया में किसी तीसरे तत्व, जैसा हम अन्य दार्शनिकों में देखते हैं, ईश्वर जैसे किसी तत्व की कल्पना करते हैं, वो तत्व नहीं है। एक प्रकृति है जो जड़ है, दूसरा पुरुष है जो चेतन है। दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और स्वतंत्र माना गया है। यही द्वैत सांख्य की समस्या है। पुरुष और प्रकृति दोनों इस जगत से परे सूक्ष्म तत्व के रूप में, अमूर्त तत्व के रूप में स्वीकार किए गए। ऐसी स्थिति में इनके बीच संबंध को दिखाना एक कठिन समस्या है। जो संबंध दिखाया गया है सांख्य में, वो अनेक समस्याओं को जन्म देता है। क्योंकि यदि एक बार दो वस्तुओं को पूर्णतया पारमार्थिक दृष्टिकोण से पृथक मान लिया जाए, तो फिर कितने भी प्रयत्न से उनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। ऐसी स्थिति में उनके बीच संबंध को लेकर सृष्टि की विकास प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हो सकती है। अब सांख्य में गाय और बछड़े का, अंधे और पंगु का, ये कुछ उदाहरण देकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया गया है। सांख्य में कोई तीसरा तत्व यथा ईश्वर जैसा तत्व स्वीकृत नहीं है। बिना तीसरे तत्व की सहायता से ही सांख्य में इनके परस्पर अपेक्षा को मानकर संबंध की कल्पना की गई। परस्पर अपेक्षा है दोनों की। क्या है कि पुरुष जो है वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, प्रकृति अपना स्वरूप दिखाना चाहती है, अपना भोग कराना चाहती है।
लेकिन समस्याएं बड़ी विचित्र हैं। एक समस्या तो ये है कि पुरुष जो स्वभाव से स्वरूप से ही मुक्त है, वो पुनः मुक्ति की अपेक्षा करता है, अपवर्ग की अपेक्षा करता है, और प्रकृति जो स्वभाव से जड़ है, जो चेतना नहीं है, जो सोच नहीं सकती, चिंतन नहीं कर सकती, वो भी पुरुष से अपेक्षा करती है कि उसका कोई भोग करे। तो जो पुरुष मुक्त है और प्रकृति जो जड़ है, इनकी क्या अपेक्षाएं हो सकती? क्योंकि सांख्य में समाधान तो ये दिया गया है कि परस्पर अपेक्षा से ये दोनों तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और परिणाम स्वरूप सृष्टि की विकास प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सांख्य ने जो मत दिया इनके संबंध को लेकर, उससे समस्या बढ़ती है, घटती नहीं है। और कोई भी समाधान तब तक नहीं मिल सकता जब तक सांख्य ने प्रकृति पुरुष के अलावा कोई तीसरा सर्वोच्च तत्व स्वीकार न कर ले। और वो हम देखते हैं कि सांख्य ने किया नहीं। सांख्य दृष्टि से निरीश्वरवादी है। अब इसका समाधान यदि करें तो क्या, कि सांख्य के द्वैतवाद को अद्वैतवाद की आधारशिला पर तो उचित बनाया जा सकता है कि ये जो, जैसे हम वेस्टर्न फिलॉसफी में आपने पढ़ा है सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में, कि डेकार्ट और स्पिनोजा, उन दोनों ने दो तत्वों के अलावा एक तीसरा तत्व, सर्वोच्च तत्व ईश्वर को भी स्वीकार किया। तो जब हम दो तत्व मानते हैं तो दोनों में से, जैसे सांख्य में हमने माने दो तत्व प्रकृति और पुरुष, और दोनों को, एक को विषयी कहा और एक को विषय कहा। अब यदि हम ये शब्द प्रयोग में लेते हैं, एक विषयी है और एक विषय है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष होंगे, निरपेक्ष नहीं हो सकते। विषय के बिना विषयी की और विषयी के बिना विषय की कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ये निरपेक्ष नहीं हो सकते। परंतु सांख्य तो बार बार कहता है कि दोनों तत्व पूर्णतः स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, अजा है, नित्य है, शाश्वत है। इनमें से किसी को भी एक दूसरे की आवश्यकता नहीं अपने अस्तित्व के लिए। जड़ और चेतन दोनों ही यदि किसी और मूल तत्व के पक्ष मान लिया जाए, जैसा मैं अभी बात कर रहा था डेकार्ट और स्पिनोजा की, तो समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि उस मूल तत्व की सहायता से इन दो विरुद्ध स्वभाव वाले तत्वों में संबंध स्थापित कराया जा सकता है। तो सांख्य दर्शन में इस प्रकार के किसी मूल तत्व को स्वीकार न करना और विचार के स्तर पर पाए जाने वाले द्वैत को वास्तविक स्तर पर द्वैत मान लेना अनेक समस्याओं को, अनेक दोषों को जन्म देता है। तो सांख्य ने इस समस्या के समाधान के लिए एक तो हल दिया कि दोनों परस्पर अपेक्षा से संबंधित होते हैं। अब प्रश्न ये कि अपेक्षा क्या है, वो अपेक्षाएं क्या है? तो एक तो भोग और अपवर्ग है। इसके अलावा दो उदाहरण दिए हैं जिनकी सहायता से हम इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में उन पर विस्तार से बात करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।